वेलकम बैक। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हमारे बीच इस सेशन के लिए मौजूद हैं अमित गर्ग सर। और अमित गर्ग सर हमारे साथ में ही काम करते हैं और हमारे सीनियर भी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अपने एक एक्सपीरियंस को जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो मैं अमित गर्ग सर आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे सभी जो लोग हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं और पिछले 3 हफ्ते से लगभग बने हुए हैं। तो आज आपसे भी रूबरू हो रहे हैं और ये सेशन एक यादगार सेशन के रूप में होगा। तो सर आपका स्वागत है एक बार फिर। थैंक यू। थैंक यू के यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एज ऑलवेज के यादव जी का। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून सोनी जी, वेरी गुड आफ्टरनून चंदन जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून जितेंद्र जी। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है। इस कॉन्वर्सेशन को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम और परेशानी ना हो। सेशन के दौरान कोई डाउट और कोई किसी भी तरीके का आपके मन में संशय हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ये सेशन आज का हमारा साइबर रेजिलियंस से रिलेटेड है। साइबर रेजिलियंस अपने आप में एक कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी को हम किस तरीके से डील करते हैं आज के टाइम में, और उस साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज को गेन करते हुए कैसे हमने उससे लड़ना है, कैसे उसको रेजिलियंस करना है, कैसे उसको हमने काउंटर करना है, और मोर ओवर हमने कैसे उससे प्रिवेंट रहना है, क्योंकि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन लेकर के ही साइबर जो अटैक्स हैं, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, उसको हम डील करते हैं। क्योंकि हमारे पास में आज के टाइम पर ऐसा कोई कैप्सूल की फॉर्म में कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम उसको कंप्यूटर को दे दें और कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल साइबर रेजिलेंस हो जाए और साइबर प्रूफ हो जाए। क्योंकि कब कौन सा वायरस, मेलवेयर, कौन सी थ्रेट उस कंप्यूटर की डेफिनेशन को पुराना बना करके अटैक कर दे, ये कोई नहीं जानता। तो ये कम्प्लीटली क्या है, प्रिवेंशन का और एक विजिलेंट का सारा एक स्कोप है, सारा एक फील्ड है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आज के फील्ड में साइबर सिक्योरिटी, उसके रेजिलियंस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से पहले रूबरू हो जाते हैं हम कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। आप सभी इसमें नोन होंगे, तभी आपको मालूम होगा कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली है क्या। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, हम साइबर सिक्योरिटी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट समझते हैं। हमें पता है कि जो कोई भी चीज़ कंप्यूटिंग से रिलेटेड है उसको हम साइबर से लिंक कर देते हैं। चाहे आपका इंटरनेट है, कोई नेटवर्क है, चाहे वेब है, जितनी भी चीज़ें हैं वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ गई। ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि जो साइबर वेब है हमारा पूरा कंप्लीटली इंटरनेट का जो नेटवर्क है और पूरा वेब है, वो चीज़ साइबर सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो हो सकता है इंटरनेट पर हो या ना हो। आपके कंप्यूटर में रखी हुई कोई इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। लेकिन जब आप एक नेटवर्क पर हो, एक पूरे कंप्यूटर का आपके सामने समूह है, आप एक पूरे वर्ल्ड के सामने ओपन हो, तो वो कहीं ना कहीं एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में हम ये सब चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। यदि कहीं पर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या कहीं पर कोई भी संशय है, आप उसमें पूछ सकते हैं। आई एम राइट? ओके।
बेसिकली यदि हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी है क्या, एक प्रैक्टिस है टू सेफ गार्ड आवर नेटवर्क, कंप्यूटर्स, सर्वर्स, जितने भी हमारे पास गैजेट्स हैं, मोबाइल डिवाइस हैं, इन सभी को प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है और मैलिशियस अटैक से हमें बचाना है। ये एक साइबर सिक्योरिटी का मूलभूत एक मेन अपने आप में रिक्वायरमेंट है और साइबर सिक्योरिटी का मेन पर्पज है। हम एक बड़े अच्छे लेवल पर यदि हम बात करते हैं तो हम कई बार ये भी बोल देते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है हम लोगों का यानी इट इज बेसिकली द कन्वर्जेंस ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जब इसमें पूरा समाज, जितनी भी प्रोसेस हैं वो और जितनी भी तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, ये सभी जब इकट्ठे आकर के काम करेंगी और एक एक सिंगल प्लेटफॉर्म या सिंगल एक अम्ब्रेला के अंदर काम जब करेंगी, इसके लिए डिजिटल अटैक्स या साइबर अटैक्स या साइबर थ्रेट से बचाने के लिए, तो वो हमारी साइबर सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये इंफॉर्मेशन हमने ब्रॉडली इसलिए एक लेमन से स्टार्ट करके प्रोफेशनल तक हमने स्टार्ट की है साइबर सिक्योरिटी की। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जैसा भी मैंने बात की कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अपने आप में बहुत वास्ट है। कंप्यूटर में, मोबाइल में, आपके गैजेट्स में, कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन यदि सेव है और उसको हमें सिक्योर करना है, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। हो सकता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो जिस पर हम इंटरनेट ना यूज़ करते हो, जिसमें कि हमारी किसी तरीके की कनेक्टिविटी ना हो, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन हमारी सेव रहे। हमारे अपने पर्सनल फैमिली के फोटोग्राफ्स, हमारी बैंक की डिटेल्स, हमारे पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स और काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो हमारी बायोमेट्रिक हो, आधार की इंफॉर्मेशन हो, जो हमारी उसमें सेव है और डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं आपने सेव किया हुआ है और उसकी सिक्योरिटी ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। तो फॉर दैट I would like to sum for that means it is the process and the methodologies which are designed and implemented to protect the print, electronic or any other form of the confidential, private and sensitive information or data from the unauthorized access, use, misuse, disclosure, destruction, modification and disruption। इनफैक्ट है क्या कि ये फील्ड ही बहुत वास्ट है, चाहे आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है तो साइबर सिक्योरिटी है। हम आज के सेशन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को टच नहीं करेंगे, जस्ट ये इंट्रोडक्टरी के लिए है। पार्ट हमारा सारा साइबर अटैक्स और साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलियंस से ही रिलेटेड रहेगा। लेकिन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई डॉक्यूमेंट सेव है, उसको कोई मॉब ना कर दे, उसको कोई किसी तरीके से एडिट ना कर दे, उसका कल को कोई प्रिंट निकाल करके यूज ना कर ले, इस इंफॉर्मेशन को किसी तरीके से सेंसिटिव बना करके उसको अनऑथराइज लोगों के हाथों में ना पहुंचा दे, तो ये एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से डिस्ट्रॉय ना कर दे कि उसके बाद वो मिलनी ही मुश्किल हो जाए, उसको किसी भी तरीके से मिसयूज को रोकना ही हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं साइबर रेजिलेंस। साइबर रेजिलेंस इज द एबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर, respond to and recover from the cyber attack and data breaches while continuing to operate effectively। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि साइबर रेजिलियंस एक ऐसे सिस्टम को तैयार करना है जिसकी क्षमता, जिसकी कैपेबिलिटी ऐसी हो जो अपने आप को प्रिपेयर कर ले और प्रिपेयर करने के बाद में उसको वो ओके बना दे। यहाँ पर दो चीजें और हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली हम जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं उस नेटवर्क को हमने कैसे सिक्योर करना है। साइबर सिक्योरिटी अभी हमने बात की कि हम साइबर पूरी जो सिस्टम है उसको कैसे सिक्योर करना है। बहुत ही फाइन लाइन का डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, उसी को हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है। नेटवर्क बेसिकली प्रोटेक्ट करता है जितना भी डाटा आपका फ्लो कर रहा है ओवर द इंटरनेट, तो ओवर द नेटवर्क सॉरी, एंड द साइबर सिक्योरिटी इट प्रोटेक्ट्स द डाटा विच रिजाइड्स इन द डिवाइस एंड सर्वर। नेटवर्क सिक्योरिटी सबसेट है साइबर सिक्योरिटी का, बट साइबर सिक्योरिटी सबसेट है
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। राइट हैंड साइड में आप पिक्चर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ओवल शेप में सबसे बड़ा गोला जो सर्कल है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है, दिस वन। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सबसे ब्रॉड स्कोप है। साइबर सिक्योरिटी का उससे छोटा स्कोप है और नेटवर्क सिक्योरिटी का उससे छोटा स्कोप है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे जो छोटा दायरा है वो नेटवर्क का है, उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। हम इसमें बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी में एज नेम सजेस्ट नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में हम ये क्लेम करते हैं कि जितना भी हमारा साइबर थ्रेट्स हैं उससे प्रोटेक्शन लेते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली जो स्ट्राइक्स करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वो ट्रोजन के अगेंस्ट काम करती है, यानी कि वो ट्रोजन के अटैक को रोकती है। जबकि साइबर सिक्योरिटी जो आपकी रोकती है वो जितने भी साइबर क्राइम्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम्स और साइबर फ्रॉड्स की, उसको प्रोटेक्ट करती है। नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारे वायरस और वॉर्म्स भी आते हैं जो नॉर्मली हमारे डेस्कटॉप पीसी और दूसरे हमारे कंप्यूटर्स में कई बार इन्फेक्टेड करते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी हमारी फिशिंग और प्री टेक्सटिंग को इंक्लूड करती है। बड़ा ही फाइन फाइन लाइन का डिफरेंस है इनके बीच में। हम कलेक्टिवली कई बार इन सब चीज़ों को एक ही टर्म से समझते हैं। हम जो नेटवर्क वाले हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी में इंक्लूड कर लेते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो भी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो आपके नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी को दोनों को बड़ी फाइन लाइन से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी इंश्योर करता है टू प्रोटेक्ट the transit of data only, whereas the cyber security protect or ensure to protect the and entitlement of the encryption of the digital data। किसी तरह का उसमें डाटा के अंदर कोई भी फेरबदल ना हो, किसी तरीके से उसका मिसयूज ना हो, किसी तरीके से उसके अंदर अल्टरेशन ना हो। ये मुझे लगता नहीं कि किसी को जरूरत है इसकी कि साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्या है। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत बहुत ज़्यादा है, जितना हम शायद सोचते हैं उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी नीड है। इसको हम एज इट इज़ ये नहीं गारंटी दे सकते कि चलिए ठीक है हो रहा है तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ये हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये आने वाले टाइम में हमारे लिए कितना किस फॉर्म में डेंजरस हो सकता है, घातक हो सकता है, किस तरीके से हमें फाइनेंशियल लॉस पहुंचा सकता है, इसका शायद हम लोग काफ़ी हद तक आज के टाइम में अनुमान काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं और उससे भी ज़्यादा ये हानि पहुंचा सकता है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द साइबर सिक्योरिटी की क्यों नीड है। ये चाहे फाइनेंशियल डाटा की ब्रीच हो, चाहे पर्सनल इंफॉर्मेशन की ब्रीच हो, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की ब्रीच हो, चाहे हमारी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, किसी भी तरीके से हमें हार्म कर सकता है, उसका कोई भी पैमाना या कोई स्केल नहीं है। अब एक हल्की सी वीडियो हम देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी वर्क कैसे करती है। आप इस वीडियो के थ्रू देख पाएंगे। डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। एनीवे इसको हम थोड़ा डिले है इसमें, बाद में ऑपरेट करते हैं। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। अब एक इंटरेस्टिंग हम साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट पर आते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, या हम जिस जिस इन्वायरमेंट में आज के टाइम में हैं तो उसके लिए हमें मेन किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। आप में से कोई कैंडिडेट बताएंगे मुझे प्लीज़। सोनी साहब, Sir, एनीवन और? we have to maintain confidentiality, integrity, and availability for our information. ओके ओके, आप Sir, मिस्टर Amit मिस्टर Amit Damana. हाँ जी, अनिल कुमार सोनी, ठीक है जी।
ओके, अमित देवांगन, अमित देवांगन, सॉरी, अमित देवांगन। अमित, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। एंड मैडम निकिता कश्यप, मैडम आप बताएंगे प्लीज, एनी आइडिया? Sir, for authenticity. ओके ओके, ग्रेट। अच्छा, एंड मिस्टर जितेंद्र जी? It should be protected or what सर मेरा पर्पस केवल ये है कि इस सेशन को एक इंटरेक्टिव बनाने का, और ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं, आंसर जो भी हो, चाहे वो आपको नोन है या नोन नहीं है, डजंट मैटर फॉर दैट। केवल ये है कि इंटरेक्टिव रहें और आप उसमें थोड़ा सा आपका एक योगदान सा बना रहे सेशन के अंदर, दैट्स, ठीक है ना जी? आई थिंक लैंग्वेज प्रॉब्लम तो किसी को नहीं है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। हाँ कोई issue नहीं। यस सर। फाइन। देखिए, यदि हम बात करते हैं कि हमने साइबर सिक्योरिटी का भी फ्रेमवर्क बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या एक बेसिक पिलर चाहिए, तो वो 3 चीजें हैं जो बेसिक चाहिए। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है इंटीग्रिटी, और तीसरा है अवेलेबिलिटी। इनको हम एक नॉर्मल जो ट्रेंड है हमारा, कह सकते हैं, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसमें सीआई ट्रेड्स बोलते हैं। तो ये तीनों बेसिक पिलर हैं आज के टाइम में, और हम इसके अंदर और भी चीजें ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन ये बेसिक है। बेसिक क्यों है वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। उसमें ब्रॉड पूरा एक डिस्कशन है, जैसा भी मैडम ने आई थिंक बताया, ऑथेंटिसिटी है, इसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी भी आता है, बहुत पैरामीटर्स में हम आज के टाइम पर ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक इसलिए है कि यदि हम ये समझें कि कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली किसी भी चीज को क्या रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना, आई एम राइट? यस सर। Yes, sir. है ना? कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, किसी भी चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना। अब आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास एक एटीएम कार्ड है, और आई थिंक मुझे लगता है सभी लोग वर्किंग हैं, स्टूडेंट तो नहीं है शायद, आप में से कोई वर्किंग है, आप लोग सभी पेरेंट्स हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर द पेरेंट्स ना, आई एम Yes, राइट और sir. रॉन्ग? यस सर। यस सर। तो आपके यदि किसी सन या डॉटर ने आपसे कहा कि भाई मुझे आप अपने बैंक का डेबिट कार्ड दे दीजिए, तो आप उसके मांगने पर उसको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देंगे, डेबिट कार्ड की ही बात करते हैं, नॉट क्रेडिट कार्ड। उससे पहले वो डेबिट कार्ड उसके एक्सेस में नहीं रहता है, उसके पास नहीं रहता है, यानी कि उसकी जो कस्टोडियन है, उसकी जो रखवाली है वो आपके पास है, तो आप उसके ऑनर हैं, आप उस खाते के मालिक हैं, उससे जो रिलेटेड खाता है। इवन आपकी वाइफ या स्पाउस जो भी है, हस्बैंड या वाइफ स्पाउस कॉरस्पॉन्डिंगली, तो यदि वो मांगते हैं तब भी वो आपके पास ही रहता है, आप उनके मांगने पर आप उस एटीएम कार्ड को उन्हें सुपुर्द करेंगे। यस, लेकिन यदि आप सुपुर्द करते हैं तो ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है कि हाँ भाई ये मेरे मेरे जो है, सॉरी, ब्लड रिलेशन में है, बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, स्पाउस है तो हाँ ये मेरे काउंटर स्पाउस हैं, तो मैं इनको सुपुर्द कर देता हूँ, मैं इनको हैंड ओवर कर देता हूँ, मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है। आई एम राइट और रॉन्ग? ओके, तो ये एक क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का पार्ट है। इसको हम एक दूसरा और अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज करिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट में एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, और कंपनी अच्छी चल रही है। अचानक क्या हुआ कि किसी साल उस कंपनी में थोड़ा सा लॉस हो गया। जब लॉस हुआ तो लॉस होने के बाद में केवल ये 2 लोगों को ही बात मालूम थी, और तीसरे एक लोअर मिडिल मैनेजमेंट कोई मैनेजर आया, और उस मीटिंग में उसकी ये बात उसको मालूम चल गई कि इस बारी जो कंपनी में है काफ़ी जो है इस क्वार्टर में काफ़ी लॉस हो गया है पहले के मुकाबले। और उसने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को जा करके मीडिया में दे दिया, जबकि अभी वो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्या थी, कहिए कि ऑथेंटिकेटेड नहीं थी, या प्रॉपर वो उन्होंने चैनलाइज नहीं की थी, इसको किस तरीके से हमें आगे प्रोपोगेट करना है, न्यूज़ में देना है। और जैसे ही वो उस
लोअर मैनेजमेंट ने या किसी बाहर वाले बंदे को भी काउंट कर सकते हैं, उसने वो इन्फॉर्मेशन ली उस मीटिंग से और वो मीडिया को दे दी और मीडिया में जा करके वो इन्फॉर्मेशन जा करके स्प्रेड हो गई। स्प्रेड होने से क्या हुआ कि उस कंपनी पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा, फर्क पड़ा, उसकी जो वैल्यूज थी जो गुड वैल्यू एडिशंस थे वो सब डाउन हो गए। तो यहाँ पर क्या फैक्टर आता है, यहाँ फैक्टर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। यानी हम यदि अपने क्रेडेंशियल्स के लिए, अपने आंकड़ों के लिए, हम अपने डेटास के लिए, हम अपनी चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पाते हैं, तो वहाँ पर आपकी साइबर सिक्योरिटी ब्रेक होनी ही होनी है। चाहे वो कोई बाहर का बंदा मीटिंग में आकर के वो ऐसी इंफॉर्मेशन ले ले, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट का कोई लोअर स्टाफ आकर के ले ले, या कोई ऐसा परिवार का सदस्य ना हो जो बाहर से आकर के उसको फैच कर ले, तो वो वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी ब्रेक होनी ही होनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो यानी कॉन्फिडेंशियल जो पार्ट है, हम पहले कॉन्फिडेंशियल इसलिए डिस्कस करते हैं कि यदि वो एटीएम कार्ड पहले ही किसी ने चुरा लिया तो साइबर सिक्योरिटी तो वहां पर ही ब्रीच हो गई। हम अभी ये बात नहीं कर रहे कि उससे नुकसान कितना होगा या नहीं होगा, वो एक बात की बात है। लेकिन यदि कहीं पर ये चीज पैरामीटर हमारा ब्रेक हो रहा है तो इट मीन्स हम साइबर सिक्योरिटी के पहले पिलर को पहले ही हम तोड़ चुके हैं और हमारा नुकसान होने की या साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच होने के पूरे पूरे चांसेस बन गए। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की कि इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं पहले, है ना। तो हम ये बात करते हैं कि सपोज करिए आपको एटीएम कार्ड आपने दिया और एटीएम कार्ड देने के बाद आप उस एटीएम कार्ड को चाहे खुद यूज कर रहे हैं, चाहे आपका फैमिली मेंबर कोई यूज कर रहा है। आपने उसको यूज किया और आपने सोचा कि भाई आज इसको हम 10,000 रुपीज उसमें से निकाल लेते हैं, आज एटीएम से हमने 10,000 रुपीज निकालने हैं। आप एटीएम पर गए और एटीएम पर जाने से पहले, या फिर ऐसा कर लेते हैं इसको और अच्छा समझते हैं कि एक्चुअली एटीएम का आई थिंक ठीक है, उसको कंट्रीब्यूशन में रखेंगे। आपने स्वैप किया एटीएम उसमें और आपने 10,000 रुपीज निकाल ली। ओके जी। अब मशीन जो लगी है आपकी, वो मशीन क्या करती है कि आपके डेबिट ना करके किसी और दूसरे के अकाउंट से वो डेबिट कर देती है पैसे। यानी कि डेबिट आपका खाता करना था लेकिन उसने डेबिट किसी और का खाता कर दिया। यानी कि यहाँ पर मशीन की, एटीएम मशीन की जो इंटीग्रिटी है वो वहाँ पर फेल हो गई। उसको ये ही नहीं मालूम कि मुझे किसका खाता डेबिट करना है। जब उसको ये नहीं मालूम किसका खाता डेबिट करना है, इसका मतलब वो किसी के भी खाते डेबिट करेगी, किसी के भी खाते क्रेडिट करेगी। तो ये भी हमारा एक इंटीग्रिटी को ब्रेक करने का दूसरा पिलर, दूसरा पिलर जो हमारा इंटीग्रिटी वाला, वो वहाँ पर हमारा ब्रेक हो गया। इसको और अच्छे से समझते हैं। आप एक चेक लेकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो मशीन की इंटीग्रिटी फेल हुई, हो सकता है बंदे की भी इंटीग्रिटी फेल हो जाए जो वहाँ पर्सन है। आप चेक लेकर के गए, आप चेक लेकर के जब गए बैंक में, आपने कहा जी मैंने ये अमाउंट निकलवानी है 40,000 रुपीज। चेक आपने दिया और चेक देने के बाद में उस पर्सन ने वो 40,000 रुपीज आपके अकाउंट से न निकाल करके किसी और दूसरे के अकाउंट से निकाल दिए। यहाँ पर उस पर्सन की जो कंसर्न डीलिंग क्लर्क है, जो सीट पर है, उसकी इंटीग्रिटी यहाँ पर फेल हो जाती है और वो वहाँ पर सिस्टम को, साइबर सिक्योरिटी वाले सिस्टम को फेल कर रहा है। और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, आप, आपका कोई भी फैमिली मेंबर बैंक में पैसे जमा कराने के लिए गया 20,000 रुपीज, उसने आपके अकाउंट में जमा ना करके अपने अकाउंट में पैसे जमा कर दिए वो 20,000 रुपीज। इट मीन्स क्यों? क्योंकि उसका वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट था। तो ये इंटीग्रिटी वाला फैक्टर फिर दोबारा से ब्रेक हुआ। इट मीन्स यदि हम इंटीग्रिटी वाले फैक्टर को किसी भी फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें किसी पार्टी को फायदा हो या ना हो या नुकसान हो, irrespective of that, we are just approaching towards the failure of cyber security or the breaching of the cyber security. Okay, I think सभी को क्लियर होगा यहाँ तक? Yes, sir. ओके जी। नेक्स्ट, अब बात आती है आपकी अवेलेबिलिटी। देखिए
एक जो एग्जाम्पल है उसी को हम कोरिलेट करते हैं। आप एटीएम कार्ड जो लेकर के, डेबिट कार्ड लेकर के कहाँ गए? आप एटीएम मशीन पर गए। आप एटीएम मशीन से ही अपनी मनी विड्रॉ करा सकते हैं। आप किसी स्पेक्स की दुकान पर जाकर के मनी विड्रॉ नहीं करा सकते। आप किसी ग्रोसरी की दुकान पर जाकर के मनी विड्रॉ नहीं करा सकते। किसी डॉक्टर की क्लिनिक पर नहीं करा सकते। यानी कि आपको बैंकिंग का एक ऐसा मशीन चाहिए, एटीएम मशीन चाहिए, जो कि आपको करेंसी डिस्पेंस करके दे दे। यानी जब आप उस सिस्टम की अवेलेबिलिटी वहाँ पर फिक्स करेंगे, उस एटीएम मशीन की अवेलेबिलिटी वहाँ फिक्स करेंगे, तो वो बंदा एटीएम कार्ड लेकर के इधर उधर मूव नहीं करेगा और अननेसेसरली उसको साइबर सिक्योरिटी ब्रीच करने का, फेलियर करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी इसमें क्या चीज़ थी? पहले काफ़ी फैक्टर्स हैं अवेलेबिलिटीज़ के लिए, खाली ये नहीं है। अवेलेबिलिटीज़ के लिए फैक्टर देखिए, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि से यू आर परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम योर ई कॉमर्स वेबसाइट। आप कोई वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और परचेज करने के बाद में आपने पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करने के लिए आपको अपने जो भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, उसकी डिटेल आपको एंटर करनी पड़ेगी। और वो क्या करता है, ई कॉमर्स वेबसाइट, आइदर द फ्लिपकार्ट और द अमेजॉन, दे are not capable or are not willing to make the available of the bill desk or the payment system on their website or on their mobile app to make the payment seamlessly with the smoothly। यदि उन्होंने सब कुछ सेटअप कर दिया, लेकिन अपने यहाँ पर जब पेमेंट गेटवे स्टैब्लिश करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर नहीं की, तो जब अवेलेबिलिटी नहीं करेंगे तो हैकर्स को और साइबर सिक्योरिटी ब्रीचर्स को या अनसोशल वेब एलिमेंट्स को इस तरह की मौके की तलाश रहती है कि कहीं पर कोई चीज़ ना मिले और हम वहाँ पर किसी तरीके से वहाँ पर अवेलेबल हों और उसको हम अपने तरीके से मैनिपुलेट करके उसकी हैकिंग कर लें, उसके डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की हम उसको यूज़ कर लें। यदि चीज़ें विद ऑथेंटिकेटेड वहाँ पर अवेलेबल होंगी तो ये साइबर सिक्योरिटी का जो पिलर है ये यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा और ब्रीच नहीं होगा। ओके, आई थिंक आप लोग सभी इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अवेलेबिलिटी का कोई आप में से कोई एग्जाम्पल? हाँ जी, प्लीज बताइए। हेलो सर अवेलेबिलिटी मींस के लिए सर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। सर, अगर आवाज आपकी हल्की सी ब्रेक हो रही है, थोड़ा कंटिन्यूटी में बोलिए। अवेलेबिलिटी मींस सर किसी भी अकाउंटिंग यूजर के लिए इंफॉर्मेशन जो भी है वो अवेलेबल हो सर। अवेलेबिलिटी में यूजर्स के लिए सर जो भी इंफॉर्मेशन है हाँ वो अवेलेबल हो, उनके लिए अवेलेबल हो। हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए आप कल को किसी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट, आपने आपके कॉलेज से रिलेटेड मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपके कॉलेज में सपोज करिए लास्ट डेट है और आज ही बच्चों ने फीस जमा करनी है और आपने क्या किया कि कॉलेज की वेबसाइट पर वहीं पर ही आपने अपना शॉर्टकट बना दिया और आपने मेंशन किया कि हम फीस जमा करनी है बच्चों आज और लास्ट डेट है से। और आपने क्या किया, उसमें बैंक के गेटवे को मेंशन ही नहीं किया, बैंक के गेटवे को आपने वहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं किया। तो बच्चे क्या आपकी वेबसाइट पर तो जा रहे हैं लेकिन बैंकिंग गेटवे तक नहीं पहुँच पा रहे। तो आपने उस बैंकिंग गेटवे की अवेलेबिलिटी को, आपका जो वेबसाइट है वो फेलियर है। और उसके लिए जो साइबर सिक्योरिटी के जो सब हम कह सकते हैं अटैकर्स हैं, जो साइबर थ्रेट्स हैं, वो इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कहीं पर वो गेटवे अवेलेबल ना हो। हम एक तरीके का एक गेटवे इस तरह का तैयार करें जो देखने में ऐसा लगे और हम उससे इंफॉर्मेशन हैक करके उसको मिसयूज करके हम वहाँ से किसी भी तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट ले लें। क्योंकि लड़ाई सारी क्या है, वो मॉनेटरी बेनिफिट की है ना? आई एम राइट और रॉन्ग? यस प्लीज। यस सर, यस सर। है ना? तो इसके लिए क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड वो अवेलेबिलिटी इस अवेलेबिलिटी पिलर के अंदर आती है। यदि हम फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर यदि वेबसाइट की बात हो, वेबसाइट का लिंक होना चाहिए। करेंसी की बात कर रहे हैं तो एटीएम वहाँ पर होना चाहिए। यदि हम कोई कॉलेज के इवन
पर्टिकुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो फॉर्म्स वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हम उन पैरामीटर्स पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, जहाँ पर हमारे किसी तरीके से लॉस हो सकते हैं। ओके सर। यस सर, यस ओके, हम अब आगे चलते हैं। देखिए, ये भी यही चीज़ है कि इज और कंपनी इज गोइंग टू मेक द 10% लॉस इन Q4 and the person in the mediocre, their company is going to make a loss of the 10% in Q4. Let's give it to the media. वो चाहे इन्फॉर्मेशन सही है गलत है, दैट इज अनदर थिंग, बट ये इन्फॉर्मेशन पहले ही कैप्चर हुई और इंटरसेप्ट हुई गलत तरीके से, और उसको हमने अलग तरीके से प्रोपोगेट कर दिया। वो क्या है कि उस कंपनी के लिए और सभी के लिए ओवरऑल नुकसान वाला काम है। इंटीग्रिटी को हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। इसको देख लेते हैं सर, हम एक वीडियो है। I think there is some problem in the PPT version. I think that's why it's not running on that. Microsoft problem is in that PC. Okay, let us see later on. Now the cyber security, वही चीज जो हमने अभी डिस्कस की। कॉन्फिडेंशियलिटी को बताया गया है, इंटीग्रिटी को बताया गया है, अवेलेबिलिटीज को बताया गया है। ये तीनों प्रिंसिपल ही हमारे टॉप ऑफ माइंड रहते हैं किसी भी प्रोफेशनल के लिए। बट इसके साथ साथ हमें और दूसरी प्रायोरिटीज को भी स्टैब्लिश करना है। स्टैब्लिश इसलिए करना है, और दूसरी सिक्योरिटी पॉलिसीज भी पिक्चर में आती हैं। ये बहुत बेसिक राइट्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक पिलर्स हैं, उसको बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे ख्याल से हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। यदि इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, यदि इनमें से कोई भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेक होता है, तो वो पहले ही हमारा जो नींव है, जो हमारा पिलर है, जो बेस है, वो पहले ही खराब हो चुका है। तो आगे तो सब चीज़ें फिर गलत होनी है। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया कि हम किस तरीके से बैंक में कॉन्फिडेंशियलिटी को यूज करते हैं। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है अभी, जो आई थिंक मैडम ने शायद बोला था कि ऑथेंटिकेशन। अब आपके पास इन तीनों के अलावा एक नया 2 फैक्टर और आते हैं। एक आता है ऑथेंटिकेशन और एक आता है अकाउंटेबिलिटी। तो ये फैक्टर भी हम पिक्चर में आजकल लेते हैं। तो CI ट्रेड्स के साथ साथ, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी, ये 5 टोटल मिलकर के मॉडर्न CI ट्रेड्स बन जाते हैं, जिसमें कि 2 हम ऑथेंटिसिटी भी लेते हैं और ऑथेंटिकेशन भी लेते हैं। ऑथेंटिसिटी प्लीज बताएगा कोई कि ऑथेंटिसिटी क्या है, प्लीज? Originality. Hello? आई थिंक अथेंटिसिटी मीन सर कि हम अपने आप को वो करते हैं, तो साबित करते हैं कि वी आर ऑथेंटिक पर्सन। सॉरी सर। In this authenticity, sir, we are just provide information about that I am a legal user, authentic person. ओके, एनीबडी बताइए सर। Correct identification. ऑथेंटिकेशन। Correct identification. चंदन जी प्लीज आप माइक म्यूट कर लें। Correct identification, sir. हाँ जी, ऑथेंटिकेशन की बात, ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा हूँ। Correct identification. Legal. अच्छा, लीगल, ओके, लीगल, ओके। लीगल ठीक है, लीगल भी ठीक है। ऑथेंटिसिटी क्या है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऐसा समझिए कि आपने जब किसी को ATM कार्ड दिया, ATM कार्ड देने के बाद देखिए, खाली ये तो नहीं कि ATM कार्ड दे दिया उसने और वो पैसे निकाल लेगा ATM कार्ड से। आप ATM कार्ड के साथ साथ उसको उस कार्ड का पिन भी देंगे। पिन देने के साथ साथ आप उस पर्सन को, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर है, ब्लड रिलेशन में है, आप फ्रेंड है, आपका वेल विशर है,
आप उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं उस कार्ड को यूज करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने उसको ऑथेंटिकेट किया कि हाँ भाई आप मेरे बिहाफ से इस कार्ड को यूज करिए और इसको यूज करने पर आप इसमें से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट का मीनिंग है कि आप अपने बिहाफ पर किसी भी दूसरे पर्सन को वो पावर दे रहे हैं जो आपके पास में है उस चीज से रिलेटेड। ओके, लीगली इज वो थोड़ा अलग चीज हो जाती है, राइट सर? ऑथेंटिकेट मीन्स आप पर्टिकुलर अपने काम से रिलेटेड उनको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, और ऑथराइजेशन भी उसी का एक पार्ट है कि आपने उनको ऑथराइज किया कि भाई आप कार्ड लेके जा सकते हैं। यदि आप पिन ना दें उनको, खाली केवल कार्ड दे दें, तो आपने केवल ऑथराइज किया। लेकिन आपने पिन भी दिया और कार्ड भी दिया, तो दोनों चीजें आपने क्या कर दी, उनको ऑथराइज कर दी। आई एम राइट और रॉन्ग? अरे Right, Yes, sir. sir. है ना? Right, sir. Right. ओके, अब इसको हम ऐसा समझते हैं कि आप किसी भी चीज के लिए, जैसे आप ऐसे समझे ऑथेंटिकेट का मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर कहीं पर आपने अपनी अटेंडेंस लगाई, तो आप वहां पर बायोमेट्रिक के थ्रू अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि भाई मेरी हाजिरी इस बायोमेट्रिक के थ्रू है, और योर जो बायोमेट्रिक है वो आपका ऑथेंटिकेशन शो कर रही है। सिस्टम को नहीं पता कि, सिस्टम तो ये जान रहा है कि एटीएम कार्ड भी आया, आपका पिन भी आया, यानी कि मिस्टर मिस्टर सोनी वहां पर है, राइट? जब मिस्टर जितेंद्र जी वहां पर हैं, जब मिस्टर अमित वहां पर है, मिस्टर चंदन जी वहां पर है, राइट? या मिस्टर मिसेस मैडम जो है निकिता जी वो वहां पर हैं। उसको केवल इतना जानना है कि उसका कार्ड वहां पर होना चाहिए और पिन वहां पर होना चाहिए। ये दोनों चीजें वहां पर मर्ज होकर के उसको ऑथराइजेशन के साथ साथ ऑथेंटिकेशन दे रही है सिस्टम को, और सिस्टम को इतना ही चाहिए और वो वहां पर जो उसका वर्क है वो करके दे रहा है। ओके, इंटीग्रिटीज के लिए भी हमने काफी एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, और डाटा इंटीग्रिटी आप पढ़ते भी हैं कि कहीं पर किसी का भी कोई भी इस तरह से यदि विश्वास भी टूटता है तो उसको भी हम बोल देते हैं कई बार ये डाउट ऑफ इंटीग्रिटी है। अवेलेबिलिटीज की बहुत चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो अवेलेबिलिटीज के अंदर आती हैं वो सभी हैं इसके अंदर, वो जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है वो सभी चीज़ें अवेलेबिलिटी है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो इसमें अटैक्स का बैठता है वो एक डीडीओएस अटैक होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो अवेलेबिलिटीज का ही एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ओके सर? जी सर। Yes. अब हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रॉडली हमारे पास में एक 6 साइडेड मॉडल बना, और उस 6 साइडेड मॉडल को 1998 में जो आजकल एक लेटेस्ट है उसको हम इन प्रिंसिपल्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेड मानते हैं, क्योंकि सीआई ट्रेड्स जो है बेसिकली वो नहीं है कि न्यूटन्स लॉ हो गया कि अब उसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता। भाई न्यूटन्स लॉ के 3 नियम हो गए, अब वो फिक्स है कि वो 3 नियम्स हैं न्यूटन्स लॉ। लेकिन ये हॉली ट्रेड नहीं है। हॉली ट्रेड का मतलब ये फिक्स हो गया, पत्थर की लकीर वाला नहीं है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट है, जैसे जैसे हमें पता लगता है कि नहीं इसमें ये चीज़ एड ऑन है, तो वो चीज़ें इसमें एड ऑन हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ साथ में ही, कि कोई ज़रूरी नहीं है सर कि आप यदि एटीएम कार्ड लेकर के और पिन लेकर के जाएं आप पैसे निकाल लेंगे। हो सकता है आपको ओटीपी भी इस बार थर्ड जो उसमें है कि आप ओटीपी भी आपको डालना पड़े मनी विड्रॉ करने के लिए। ओके, तो कुछ कुछ बैंक ने ये भी स्टार्ट कर दिया है कि आप उसमें पहले अपना एटीएम कार्ड, उसके बाद में पिन, और थर्ड स्टेज में आपको ओटीपी चाहिए, तब जा करके आप वहाँ पर उससे मनी विड्रॉ करा सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी कंप्लीट ऑथेंटिसिटी कहिए, सिक्योरिटी कहिए, उसको कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये किसी भी रिस्क में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते कि कल को पार्टी ये कहे, होल्डर ये कहे कि मैं इसका ओनर नहीं था, ये काम मैंने नहीं किया। क्योंकि आप यदि ओटीपी दे रहे हैं तो मतलब ओटीपी तो आपके कंसेंट से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही गया। आप कल को ये नहीं कह सकते कि मनी मैंने विड्रॉ नहीं की।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसी के साथ साथ हमारे पास में क्या पॉइंट ऐड हो गए? कॉन्फिडेंशियलिटी है, पोजेशन है, यानी पोजेशन यानी कि उस चीज़ का पोजेशन हमारे पास होना चाहिए, कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, तो पासवर्ड है, चाहे वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, चाहे वो आपका एटीएम कार्ड है। थर्ड आता है आपका इंटीग्रिटी। यस, इंटीग्रिटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे मशीन की हो चाहे वो ह्यूमन की हो। यदि इंटीग्रिटी वहाँ पर डाउटफुल होगी तो सभी कुछ तहस नहस हो जाएगा। ऑथेंटिसिटी, यदि आपको मालूम है कि ऑथेंटिसिटी नहीं होगी तब भी वहाँ पर वो फुलफिल नहीं है। अवेलेबिलिटी, यस, यदि सब कुछ है और वहाँ पर एटीएम मशीन ही नहीं लगी तो आप अवेलेबिलिटी को कैसे फुलफिल करेंगे? आपका सारा सिस्टम, सारा ढांचा, आपने इतना बड़ा सर्वर लगाया, इतना बड़ा ढांचा इकट्ठा किया, सबको आप वीज़ा के कार्ड दे रहे हैं, सबको आप इतने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एटीएम मशीन आपने लगाई नहीं, तो अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है। इस अवेलेबिलिटी फैक्टर को ही कभी एक चीज़ से और जोड़ा गया कि आपका यदि उस पर्टिकुलर बैंक का एटीएम नहीं है तो आप दूसरे बैंक के एटीएम मशीन को यूज़ करके वहाँ पर कैश विड्रॉ कर सकते हो। ये भी साइबर सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी को डोमिनेट करता है। थर्ड, यूटिलिटी। यूटिलिटी सर, आप सभी लोग आज के टाइम पर जानते हैं तमाम दुनिया भर की जो बिलिंग है, तमाम दुनिया भर की जो फैसिलिटीज़ है, चाहे वो पिज़्ज़ा मंगाने की हो, चाहे वो किसी अर्बन क्लाइंट से कोई सर्विस लेने की हो, चाहे कोई बिजली का बिल भरने की हो, चाहे वो ब्रॉडबैंड का बिल भरने की हो, वो सभी आपकी यूटिलिटी है। और ये कोई नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे उसकी शॉप पर तभी यूटिलिटी आपकी फुलफिल होगी। आप अपना मोबाइल ऐप यूज़ करके, अपना गैजेट यूज़ करके, आप उस मशीन को यूज़ करके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भर सकते हैं। आप अपने किसी भी अर्बन क्लैब पर जाकर के किसी भी तरह की सर्विस को आप क्लेम कर सकते हैं। आप यूटिलिटी, इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, तो ये यूटिलिटी सेक्टर भी आज के टाइम पर लेटेस्ट है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, आई थिंक यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसमें सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ग्रेट। अब हम थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं कि किस तरह के अटैक्स होते हैं बहुत जल्दी जल्दी। आई थिंक काफ़ी अटैक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते भी होंगे और कुछ थोड़ा बहुत आपने सुना भी होगा। मेलवेयर जो होते हैं ये आपके एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। आप में से कोई अच्छा ये बता सकता है कि जो ये वायरस होते हैं और मेलवेयर्स होते हैं, क्या ये एक ही चीज़ है, अलग अलग है? एनीबॉडी? डिफरेंट सर। प्लीज सर, आवाज़ के लिए नहीं है आप आई आपकी। चलिए, बेसिकली क्या है, वायरस अलग चीज़ है, मेलवेयर अलग चीज़ है। मेलवेयर को आप ऐसे समझिए, जितने भी आप सॉफ्टवेयर डालते हैं वो आपकी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में हो जो कि मैलिशियस हो, गलत हो, वो हमारी इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी अटैक कर सकता है, वो आपका मेलवेयर। जितने भी रैंसमवेयर, स्पाईवेयर या ट्रोजन्स हैं वो मेलवेयर हैं। वायरस मेलवेयर नहीं है। वायरस को इनवाइट हम लोग करते हैं किसी भी अटैचमेंट को या किसी ऐसी अनसोलिसाइटेड अटैचमेंट को, एग्जीक्यूशन फाइल को एग्जीक्यूट करके, जो कि हमें नहीं पता होता कि वो वायरस है, और वो उसमें एग्जीक्यूट हो जाती है। वायरस की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, याद रखिएगा, कि वो अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करके पूरे कंप्यूटर में फैला देता है, फैल जाता है, जबकि मेलवेयर नहीं कर पाता है। ओके, मेलवेयर का हमेशा काम होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन चुरा करके, स्टील करके आपसे मॉनेटरी बेनिफिट लेना। रैंसमवेयर अटैक आपने सुना होगा कि किसी भी तरीके से अटैक करके आपका इंपॉर्टेंट डाटा, फोल्डर्स और दूसरी चीज़ें अपने कब्जे में कर लेना, और इवन पूरे कंप्यूटर के ऊपर भी कंट्रोल कर लेना, और उसके बाद कहना कि मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, तभी जा करके मैं आपके कंप्यूटर को अनलॉक करूँगा। सेम इंसिडेंट अभी स्पाइस जेट एयरलाइंस इंडिया में हुई है, लगभग 15-20 दिन, महीना भर पहले। उन्होंने कंप्लीट सॉफ्टवेयर, कंप्लीट सिस्टम को अपने कंट्रोल में किया, और रैंसमवेयर वो अटैक था। उसके बाद उनकी टीम, उनका पूरा जो भी आईटी डिपार्टमेंट था, उस पर काम किया, और उससे हुआ क्या कि उनकी जितनी भी फ्लाइट्स थी वो सब की सब डिस्टर्ब हो गई। स्पाईवेयर, एज अ नेम सजेस्ट, स्पाई करना,
और उसका काम केवल ये है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर हमारे पासवर्ड्स को, हमारे क्रेडेंशियल्स को, क्रेडिट कार्ड डिटेल को, डेबिट कार्ड डिटेल को स्पाई करके चुरा लेना और उनका मिसयूज करना। ट्रोजन्स फिर दोबारा से एक अटैकर को अलाउ करता है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और बैंकिंग इंफॉर्मेशन को और दूसरी आइडेंटिटीज को किस तरीके से वो फैच करे, किस तरह से ले। बेसिकली जो रैंसम वेयर्स होते हैं वो ट्रोजन्स को ही यूज कर करके एग्जीक्यूट होते हैं। रैंसमवेयर अपने आप में कुछ नहीं है, वो ट्रोजन को ही यूज करके वहां पर एग्जीक्यूट होता है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि ट्रोजन का अटैक का इंडिकेशन क्या है। यदि आप कभी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आपका सीडी रोम का ड्रॉर अपने आप ही खुद खुल रहा है और बंद हो रहा है, इट मीन्स इट मे बी इंडिकेशन ऑफ ट्रोजन अटैक, नॉट श्योरली, मे बी। कंप्यूटर ब्राउजर इज रीडायरेक्टेड टू द अननोन पेज। ऑटोमेटिकली यदि कंप्यूटर ब्राउजर आप खोलते हैं, क्रोम, एज, और वो किसी अननोन पेजेस पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाता है। आप खोल याहू रहे हैं, चला जाता है किसी अननोन साइट पर। आप खोल रहे हैं जीमेल, कोई और ही आपकी वेबसाइट वहाँ पर खुल रही है। कुछ अजीबोगरीब चैट बॉक्सेस आपके कंप्यूटर पर यदि खुलते रहे रिपीटेडली और आप बंद कर रहे हैं उसके बाद भी वो खुल रहे हैं, इट मीन्स इट मे बी द इंडिकेशन फॉर द ट्रोजन। यदि आपके प्रिंटर से डॉक्यूमेंट्स अपने आप खुद प्रिंट हो रहे हैं, इट मे बी ए इंडिकेशन फॉर दिस अटैक। यदि हमारे माउस के फंक्शन रिवर्स हो जाए, यानी जो लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड जो बटन हमारा काम करता है वो राइट हैंड काम करने लगे और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड करने लगे, इट मे बी पॉसिबिलिटीज दैट द ट्रोजन्स इज देयर। यदि मॉडेम्स हमने कनेक्टेड किए हुए हैं या नेटवर्क अडेप्टर कनेक्टेड किए हुए हैं और उनमें कुछ अलग तरीके की एबनॉर्मल एक्टिविटीज आ रही है, मीन्स दैट वहाँ पर ट्रोजन अटैक हो सकता है। आपको लगता है कि आपके अकाउंट के पासवर्ड फ्रिक्वेंटली एक्सेस होते हैं या किसी तरह का अनऑथराइज एक्सेस है, मे बी इट इज ए अटैक ऑफ द ट्रोजन। आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बिल में किसी तरह की स्ट्रेंज परचेज स्टेटमेंट्स हैं बल्क में, जो कि आपने कहीं से कहीं तक नहीं की, means that maybe possibilities for the Trojan attack. यदि आपका ISP ये कंप्लेन करता है कि आपका कंप्यूटर बार बार IP को स्कैन कर रहा है, या ISP मतलब जिसका आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिस जिस कंपनी का आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज कर रहे हैं, यदि वो कंप्लेन करता है आपको कॉल करके कंपनी, यदि आपका कंप्यूटर IP स्कैन करता रहता है हमेशा कॉन्टिन्यूसली, इट मीन्स दैट मे बी ए इंडिकेशन ऑफ द ट्रोजन अटैक्स। और एक दूसरी चीज, हालांकि ट्रोजन से रिलेटेड नहीं है, ये फेसबुक का भी एक है। यदि आपके बारे में लोग जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो ये वो रीजन भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली वायरस, मैलवेयर, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, बॉम्ब्स में क्या डिफरेंस है, पढ़ चुके हैं हम अभी तक। सर सेशन में कोई डाउट आपको? नो सर। कोई डाउट नहीं है? No, sir. ओके, ग्रेट राजपूत जी। जितेंद्र जी कोई डाउट नहीं है? not any doubt. अभी conceptual technical part आया नहीं है, these are the information. आवाज प्लीज आपकी थोड़ा क्लियर नहीं है। Hello, am I audible? यस। Till now it is the information part. Anything not technical is not come, so no any doubt. Hello. सर आवाज और मतलब I have mic issue, that's why I'm not talking much today. Hello. तो चैट बॉक्स में लिख के भेजिए आप प्लीज। Sure. आराधना सोनी मैडम, Yes, sir. मैडम प्लीज कोई डाउट है आपका? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, बस ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में मैं कुछ बोलना चाह रही थी बट बोला नहीं मैंने। नहीं बताइए मैडम, बताइए प्लीज। सर एक्चुअली ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस ये होता है कि ऑथेंटिकेशन मतलब वो पर्सन, वो पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब आप जिसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, और ऑथराइजेशन मींस कोई वो हाँ। मतलब सबके पास सब चीज की एक्सेस नहीं होती, राइट?
तो अगर आप अपर लेवल पे जाते हैं तो आपके पास फाइल एक्सेस, एप्लीकेशन एक्सेस बढ़ते जाते हैं। तो ऑथराइजेशन मींस आपके पास कौन सी फाइल एक्सेस करने हैं और कितना, मतलब कौन सी फाइल आप एक्सेस कर सकते हैं, या पर्टिकुलर पर्सन है या दो पर्सन में अगर आप डिफरेंस करें, सपोज एक एचआर लेवल का एम्प्लॉय है और एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, तो वो मतलब कौन सी फाइल एक्सेस कर सकता है, दैट इज ऑथराइजेशन आई थिंक। इसमें इसमें क्या है कि हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा कंप्लीटली फील्ड है एक तरीके से सिक्योरिटी से लेकर, है ना। जो वर्ड्स आते हैं ये वर्ड्स क्या है, अपनी हर स्टेज पर अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। यदि आप इन वर्ड्स का मीनिंग एज ए ग्रामेटिकली या इंग्लिश वाइज देखते हैं तो कुछ अलग निकलेगा। आप इनका रोजमर्रा की, जैसे आप फाइल की बात कर रहे हैं तो उनका मीनिंग अलग निकलेगा। जब हम बात करते हैं अपनी एक पर्टिकुलर ट्रेड्स की या इस सिक्योरिटी की तो उसमें अलग निकलेगा। लेकिन आप खुद ही देखिए कि ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। आपने एक लेटर दिया साइन करके कि आप ये सामान ले आए, राइट। वो सामान आपके कॉलेज में आपके सिग्नेचर के बगैर नहीं मिलेगा। आई एम राइट मैडम। उसके लिए ऑथराइजेशन केवल और केवल आपका राइट सर। है ना। उसके लिए ऑथराइजेशन केवल केवल आपका है। हम फाइल के अलावा भी बात करें ना, फाइल का तो अलग है सिस्टम। अब आपने क्या किया कि आपने उस लेटर को साइन करके अपने वाटर में भी जो भी सपोर्टिंग हैंड है उसको दे दिया। आपने क्या किया, उस सपोर्टिंग हैंड को ऑथराइज किया, ऑथेंटिकेट नहीं किया। ओके, सी द डिफरेंस, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दीज टू वर्ड्स। आपने क्या किया, उस पर्सन को, सपोर्टिंग हेड को आपने क्या किया, ऑथराइज किया, क्योंकि उस चीज के लिए ऑथराइजेशन केवल और केवल आपका है। आई एम राइट। और वो पर्सन जा करके आपके बिहाफ पर वो जा करके ले आया। से आपको सपोज करिए एक डायरी ही मिलती है, एग्जीक्यूटिव डायरी मिलती है, प्रोफेसर डायरी मिलती है। आपके सपोर्टिंग हैंड वो इंटाइटल नहीं है, लेकिन क्या चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए, आपकी हैंड रिटन एप्लीकेशन चाहिए उसके लिए। वो लेके गया कॉलेज में, लेकर के आ गया, दैट इज ऑथराइजेशन। आप ये नहीं कह सकते कि आपने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, नो। ऑथेंटिकेट जो वर्ड है वो थोड़ा सा फाइन ट्यून वर्ड है इन टर्म्स ऑफ द powers and the financial things. Yes sir, it means we are giving means accessibility to a Yes, particular person yes, for yes. that file, that is और nothing but authentication. यस, आपने ऑथराइजेशन के केस में आपने उसको कोई पासवर्ड नहीं दिया, आपने केवल एक लेटर दिया। तो वहां पर आप उसको ऑथराइज कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। आपने कोई भी चीज उसको ऑथराइज कर दी। लेकिन ऑथेंटिकेट मींस, इट मींस यू आर हैंडलिंग ओवर सम क्रेडेंशियल, सम पासवर्ड, समथिंग along with that supporting hand or the family member, so that he or she can use that particular thing with the proper authentication. I'm right? Yes sir, yes sir. Okay, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। सर का मैं क्वेरी ले लेता हूँ अभी, आई थिंक चैट बॉक्स में उन्होंने लिखा है, इट्स मोस्टली इंफॉर्मेशन। ये जितेंद्र सर, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग द ऑथराइजेशन। मैं अभी फिशिंग का आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो आपने चैट बॉक्स में लिख के भेजा है। आप कहते हैं कि फिशेबिलिटी है ना, हाँ ओके, यस सर, ठीक है, फाइन, गुड। देखिए, ऑथराइजेशन को आप कंट्रोलर से यहाँ पर नहीं रिलेट कर सकते। कंट्रोलर, ये दीज आर सम जेनरिक वर्ड्स। हम यहाँ पर कंट्रोलर का मतलब क्या है, फिर तो ऑथेंटिकेशन भी कंट्रोलर है, ऑथराइजेशन भी कंट्रोलर है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी कंट्रोलर है। मैं अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहा हूँ, कार्ड नहीं देना मैंने, मैं अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो कंट्रोलर इज ए जेनरिक वर्ड। अब हम बात करते हैं, आपने एक वर्ड लिखा है इसमें, या ओके, नो प्रॉब्लम सर, ओके फाइन। अब आपने एक चीज लिखी है इसमें, फिशेबिलिटी। सर, फिशेबिलिटी इज नॉट ए किलर ऑफ दिस सीआई ट्रेड। फिशेबिलिटी क्या है कि फिशिंग जो होता है, एक इसका बहुत छोटा सा पार्ट है, वो हम अभी कवर करेंगे इसमें। फिशिंग का मतलब होता है कि आपको किसी भी तरीके से झूठ मूठ बातों में फंसा करके और आपकी इंफॉर्मेशन कंसील कर लेना, और किसी भी तरीके से आपको उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज करना। फिशिंग अभी आपको मैं एक दिखाता हूँ उसमें पिक्टोग्राफ, फिशिंग वहां पर आता है। फिशिंग आप सर प्लीज याद रखिएगा, मैं उसको कवर अप कर दूंगा।
एक हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कैप्चा वाला। आपको मालूम ही है कैप्चा आज के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैंडेटरी टूल्स है। ये बेसिकली यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल यूजर्स एंड द बोट्स। जितने भी बोट्स होते हैं और ऑटोमेटिक यूजर्स होते हैं, यदि कैप्चा हम वहाँ पर फिलअप कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है वो एक ह्यूमन है और कोई दूसरा बोट्स या रोबोट्स नहीं है। कैप्चा के डिफरेंट टाइप्स हैं, अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक, टेक्स्ट बेस्ड, ऑडियो, मैथमेटिकल वर्ड और कई बारी रीकैप्चा भी होता है। कैप्चास को हम जो यूज करते हैं वो बेसिकली DDoS अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड और डिनायल सर्विस अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, कैप्चास का सर, देयर आर वास्ट ऑफ द वैरायटीज फॉर द कैप्चास, मे बी इट इज अ कार, फ्लाईओवर्स, burgers. So there are a variety of these, and for that so many scopes are there. And nowadays one of the most important relevant captcha is the I am not a robot. If you are ticking on that, it means it's already understood by the your computer that you are a real user. If you are not ticking that, it means your computer is a robot or some type of the attacker or bots are using it that. There is an issue with the video. Okay, sir, I will take the doubts. No problem. Just wait. I think sir को पहले हम related मैं बता देता हूँ इसमें। यस सर, देखिए तो आपके फिशिंग को ही हम देख लेते हैं इसमें। जो बॉटनेट्स हैं हमारे, बेसिकली बॉटनेट्स आपके क्या हैं? Botnets are the network of hijacked computers. These are used to carry out the various scams and cyber attacks. These are basically the robots networks. Assembly of the robot network is usually the infiltration stage of multilayer scheme. Basically, botnet का मीनिंग क्या है कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रोबोट नेटवर्क कंप्यूटर्स रहते हैं जो कि मशीन की तरह काम करते हैं और जिनका पर्पस केवल और केवल अटैक का रहता है। ये आपके बॉटनेट्स हैं। तो बॉटनेट्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं ब्रॉडली जो है। एक तो ब्रूट फोर्स अटैक है, फर्स्ट वन। द सेकंड वन इज अ फिशिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और थर्ड वन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, जिसकी अभी बात की हमने। तो इसमें जो फर्स्ट वन है ब्रूट फोर्स अटैक, दैट इज अ साइबर अटैक इक्वलेंट ऑफ, जैसे हम ये समझें कि हमारे पास में एक चाबी का गुच्छा है जिसके अंदर 50 चाबियां हैं और हमें ये नहीं मालूम कि इस ताले की चाबी कौन सी है। तो जो भी अननोन पर्सन होगा, जो भी अनसोशल पर्सन होगा, वो क्या करेगा, उनमें से एक एक चाबी उस लॉक में ट्राई करेगा और जिसमें जो भी फिट बैठ गई वो वहां पर लग जाएगी। यानी कि ब्रूट फोर्स अटैक है, हिट एंड ट्राई। आपके पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सबको ट्राई कर लीजिए, कोई ना कोई तो फिट बैठ जाएगी और फिट बैठ गई तो आपका पर्पज सॉल्व। ये इस बेस पर साइबर अटैकर्स काम करते हैं। 2017 की रिपोर्ट ये कहती है कि 5% कंफर्म्ड डाटा ब्रीच हुई हैं इस अंदर अटैक के अंदर, यानी 100 में से 5 सक्सेसफुल इवेंट्स हुई। अटैकर्स किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? दे ट्राई द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द यूजर नेम एंड पासवर्ड टू गेट सक्सेसफुल एंड टू गेट द कंफर्म आउटेज ऑफ द विक्टिम्स कंप्यूटर। ब्रूट फोर्स अटैक की मॉडस ऑपरेंडी यही है। इसके लिए आपको यदि प्रिवेंट करना है तो नॉर्मली हमें अपने पासवर्ड की लेंथ अच्छी खासी रखनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना चाहिए, अपने लॉगिन अटेम्प्ट्स को कम से कम रखें, लिमिट में रखें। कैप्चा जैसे कि बताया उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फिर ये वर्ड आया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। जो हम कार्ड ले जा करके
फर्स्ट ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं पिन का और सेकंड ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं हम ओटीपी का, तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ओटीपी के बाद में वहां पर कोई गुंजाइश ये नहीं बचती कि ऑनर या होल्डर ये कहे कि ये पैसे मैंने नहीं निकाले हैं। अब हम बात करते हैं फिशिंग कॉल्स की। ये फिशिंग कॉल्स जो है बेसिकली एक सोशल इंजीनियरिंग है कि किस तरीके से हमने सामने वाले को ईमेल मैसेज के थ्रू या किसी भी मैसेज के थ्रू उसको इंटाइस करना है, एंड recipients are tricked to download the malware containing within the message। चाहे मैसेज वो आपकी ईमेल में हो, व्हाट्सएप में हो, किसी भी तरीके से आप उन फाइलों को खोलें और उसके बाद में ऑटोमेटिकली हमारे पास वो अटैक रेडी हो जाएगा। नॉर्मली होता क्या है, फिशिंग अटैक जो होते हैं वो आपके जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हैं, लॉगिन है, पासवर्ड हैं, उनको स्टील करने के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि फिशिंग जो वर्ड है वो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड ही है। फिश करना यानी कि जाल में फंसा लेना। फिशिंग कॉल्स जो होती हैं वो आपकी होती है फिशिंग, दैट इज अ वॉइस कॉल्स, यानी कि हम वो सभी कॉल्स जो कि फोन पे बात करके सोशल इंजीनियरिंग करके बहला फुसला करके हमारे से किसी भी तरीके की वो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करा लेते हैं, चाहे वो आधार कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी बैंकिंग से रिलेटेड हो, तो वो आपकी फिशिंग कॉल्स है। तो ये एक तरह का अटैक है, इसको हम पिलर की फॉर्म में नहीं बना सकते। हाँ, इसको आप एज ए प्रिवेंटिव रख सकते हैं। राइट सर, देखिए ये जो था आपका फिशिंग वाला, एसबीआई का बहुत ब्रॉडली चला है। जब ये आपका कोविड पीक पर था, लॉकडाउन भी रहा उस दौरान, तो एसबीआई ने ये खुद ट्वीट करके बोला था कि एसबीआई बैंक के काफ़ी कस्टमर्स फिशिंग अटैक से इफेक्टेड हुए हैं और उन्होंने इसके लिए मैसेज भी सर्कुलेट किया। काफ़ी अटैक्स हुए थे उस दौरान। मैसेज दिया था, वी हैव कम अक्रॉस सम मीडिया रिपोर्ट्स दैट द साइबर क्रिमिनल्स आर सेंडिंग द फ्रॉड मैसेजेस टू अ कस्टमर इन द नेम ऑफ द एसबीआई to lure them to collect the reward points by clicking on a fake link and are broadly collecting the customer sensitive information. We advise for customers not to share the sensitive information such as card, PIN, OTP, CVV, etc. with anyone. Do not click on the link received through any email, SMS, or attachment from the unknown senders. We reiterate that the SBI never asks for your sensitive details over phone, SMS, or even email. ये फिशिंग के लिए एक सर्कुलर जारी किया, ट्वीट किया एसबीआई ने। DDoS अटैक, थर्ड वन जो कि इसमें लास्ट है, दैट अटैक इज बेसिकली सोफिस्टिकेटेड अटैक्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सर्विस हैं, उसमें सेक्टर्स हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उनकी वेबसाइट को, उनके पूरे सर्वर को अटैक करने के लिए, क्रैश करने के लिए ये DDoS अटैक्स यूज होते हैं। जैसे कि मैंने बताया स्पाइसजेट में अभी हुआ था, अब से 15-20 दिन पहले, वो इसी टाइप का अटैक था। ये अटैक बेसिकली वर्क कैसे करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक टारगेट द वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज। देयर एम इज टू ओवरवेलम with more traffic than the server and network can accommodate, and the goal is to render the website and the service inoperable. उनकी modus operandi ये होती है कि हम उस सर्वर पर, नेटवर्क पर इतना ट्रैफिक डाल दें कि वो उसको बियर ही ना कर पाए और अल्टीमेटली उसकी वेबसाइट और सर्विस कंप्लीटली काम करना बंद कर दे। इसके लिए मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं और उनको इस तरह का तैयार किया जाता है, इफेक्टिव किया जाता है, जिससे कि वो वहां पर अटैक को स्टैब्लिश कर सके। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इसमें कंप्यूटर सिस्टम्स और सर्वर्स को यूज़ किया जाता है। कई बार इसमें मैन पावर भी यूज़ होती है और एक्सक्लूसिव मशीन्स यूज़ होती हैं जो प्रोफेशनल यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल की चेन्स है जो ऑल ओवर इंडिया है, कोई एयरलाइन है, जिससे कि उनका जो ऑपरेशन है वो इमीडिएटली इफेक्टेड हो जाए और उसके बाद में उनको किसी भी तरीके की आगे फर्दर ऑपरेशन में
कोई गुंजाइश ना बचे, इन ऑपरेट हो जाए। ये थोड़ा समअप है कि कितने अटैक्स हुए हैं। आप देखिए 2019 में लगभग 15% ये इंक्रीज हुए थे ऑल ओवर वर्ल्ड, 25% हुए हैं आपके पैंडेमिक में, 51% ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और यदि आप 2017 से 2020 तक देखें तो इनकी परसेंटेज आप देख सकते हैं कितनी बढ़ गई थी। लगभग ये 29%, मतलब 29 टाइम्स ये इंक्रीज हो गए। 2851% इंक्रीज हुआ इनका इन अटैक्स का। आई थिंक इसको कभी हम कोई और कोर्स होगा उसमें डिस्कस करेंगे, काफ़ी आगे की चीज़ें हैं। और इसको प्ले करके देख लेते हैं, नीचे जाती है तो प्रॉब्लम इन द पावर पॉइंट। ओके सर, अभी तक के सेशन में मैं सर डेफिनेटली आपका डाउट अटेंड करूंगा। जैसे मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में आपका डाउट है। अभी मैं फिलहाल तक का जो सेशन है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अभी तक के सेशन में कोई डाउट हो तो उसको प्लीज़ आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। चंदन जी। हेलो हाँ जी बताइए मैडम। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनली डिनायल ऑफ सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस? प्लीज रिपीट योर डाउट। Sir, what is the difference between our denial of services and distributed denial of services? मैडम, DDoS and DOS only. denial of services and distributed denial of services are both same attack under the same category. Difference is that in the case of the denial of services is not the segregated attack. Distributed denial of services attack is like that हम इस अटैक को डिफरेंट डायरेक्शन में भेज रहे हैं और मल्टीपल इंटेंसिटी के साथ भेज रहे हैं। जबकि डिनायल ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि हमने रिक्वेस्ट 2 बार भेजी या 3 बार भेजी, उसके बाद हमने उसको वेट किया, तो वो डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक हुआ। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ कि हम उसको मोर इंटेंसिटी और मोर पावर के साथ में उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिस्ट्रीब्यूट करके फायर कर रहे हैं कि किसी भी हालत में इसका जो हमारा मतलब पर्पस है, जो हमारा अटैक है, वो कहीं भी किसी भी कंडीशन में फेल ना हो। इज इट मैम? Okay, sir. Okay, thank you, sir. तो प्लीज बताइए। अमित जी कोई डाउट है? सोनी सर? नो सर, नो सर। ओके, एंड निकिता मैडम? परवीन राजपूत जी, एनी डाउट सर? No, sir, no. ओके ओके, ये सेशन क्लोज करने से पहले सर का मैं जितेंद्र सर का एक डाउट है, उसको मैं आंसर कर देता हूँ। आपकी फीडबैक काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सेशन से पहले प्लीज़ आप चैट बॉक्स में अपनी जो फीडबैक है आज की क्लास के लिए
वो 1 to 5 के स्केल पर प्लीज रेट कर दीजिएगा। 1 का मतलब है बैड और 5 का मतलब है गुड। जितेंद्र सर की एक क्वेरी है, वो भी मैंने आंसर करनी है। तो 1 to 5 के स्केल पर प्लीज आप इस क्लास की रेटिंग दीजिएगा। सर ने क्वेश्चन रखा था इसमें कि हम हाउ वी कैन नो द ट्रेस अटैकर्स एंड मेंशन ए फ्यू टेक्निक्स। यस, देखिए सर, यदि हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो आज का जो हमारा सेशन था, उस सेशन में आपने ध्यान से देखा होगा, सेशन का नाम था साइबर रेजिलियंस। और मैंने जब सेशन स्टार्ट किया था, उस सेशन में ये कहा था कि हम जब इस साइबर सिक्योरिटी की और इस पूरे सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम इस पर एम्फेसाइज करते हैं कि हमने इस चीज़ को रोकना कैसे है। हम किसी चीज़ को रोक तब जब पाएंगे जब उस चीज़ के बारे में हमें मालूम हो कि वो चीज़ एक्चुअल में हमें किस फॉर्म में हानि पहुंचा सकती है। यदि हम इस बारे में अवेयर रहेंगे कि ये हमारे कंप्यूटर को, हमारे गैजेट्स को, हमारे सिस्टम को इस फॉर्म में इन्फेक्ट कर सकती है, इस तरीके से इन्फेक्ट कर सकती है, तो डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि 100% हम वहाँ पर प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्रिवेंटेड रहेंगे। हाँ, 50%, 40%, 70% हम वहाँ पर उसमें प्रिवेंटेड रह सकते हैं। टेक्निक सर काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि टेक्निक नहीं है। टेक्निक्स इसमें सबसे पहले टेक्निक ये है कि हम जिस भी गैजेट को यूज़ कर रहे हैं, फुल प्रूफ टेक्निक हमारे पास नहीं है कि फुल प्रूफ में टेक्निक में आपने क्या किया, जैसे कि आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया, आप बिल्कुल चैन से सो जाए, नो पॉसिबल। आपको इसमें सबसे पहले किसी भी चीज़ को, अपने गैजेट को, अपने कंप्यूटर को ओपनली नहीं छोड़ना, उसको विद इन सिक्योरिटी रखना। विद इन सिक्योरिटी मीन्स यू शुड हैव एट लीस्ट इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन इन योर गैजेट और इन योर डेस्कटॉप। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप की बात कर लेता हूँ। डेस्कटॉप में सर आपके पास में इंटरनेट सिक्योरिटी होनी जरूरी है, चाहे आप उसमें कोई ऐसी सिक्योरिटी डाल के रखें जो भले ही आपके लिए अफोर्डेबल हो, ज़्यादा महंगी ना हो, लेकिन आप उसको रखें और उसको अपडेट रखें। सेकंड चीज़ क्या है कि जब आप इंटरनेट सिक्योरिटी को अपडेट रखेंगे तो आपका कंप्यूटर काफ़ी हद तक वहाँ पर प्रिवेंटेड रहेगा। यदि हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल पर आपने वो सभी एप्लीकेशन या ऐप ही डाउनलोड करने हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उन किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की कोशिश ज़बरदस्ती ना करें जिसमें कि आपको कोई डायरेक्टली लिंक भेज करके वहाँ पर आपको APX फाइल से एग्जीक्यूट कराने के लिए कह रहा है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं वायरस को या किसी तरह से आपके डिवाइस को मैनिपुलेट करने की। सेकंड क्या है, जो आपके अच्छे आजकल मोबाइल डिवाइसेस आ रहे हैं उनके अंदर सिक्योरिटी शील्ड पहले से इंस्टॉल रहती है। कंपनी आजकल इसको प्रायोरिटी बेसिस पर दे रही है जिससे कि आप उसको अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकें, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे मोबाइल है। तो ये जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, इन सबको हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अटैकर की बात करें कि हम उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं, ये ठीक सर वैसे ही है कि हम कोरोना को कैसे ट्रैक करें कि कोरोना कहाँ से आ रहा है, हम डेंगू को कैसे ट्रैक करें कहाँ से आ रहा है। इनको ट्रैक करने के लिए सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं, काली 9X है और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम सब सारे काम छोड़ करके हम ये देखें कि हाँ हमारे लिए इस कंप्यूटर पर अटैक करने के लिए कौन बैठा हुआ है। यदि हम वहाँ पर सही काम, सही वेब ब्राउजर पर, सही इंटरनेट सिक्योरिटी के साथ में विजिलेंट होकर के कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी तरीके की साइबर जो थ्रेट्स हैं या साइबर अटैक्स हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। रही बात हमारे फाइनेंशियल चीज़ों की, सबसे मेन चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग कहाँ पर जो हमारा विजिलेंट होना जरूरी है वो है हमारा मॉनेटरी लॉस। हमें कोई मॉनेटरी लॉस और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता है आजकल फेसबुक पे अलग तरह के प्रोफाइल्स हैं, अपना लोग प्रोफाइल रखिए। हर तरह की इन्फॉर्मेशन फेसबुक पर डालने की ज़रूरत नहीं है, डालिए लेकिन इस तरीके से डालिए कि वो इजीली एक्सेसिबल ना हो। अपने डेस्कटॉप पीसी पर सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड, वायरस, एंटीवायरस से रिलेटेड जरूर इंस्टॉल रख करके रखिए। वो इंस्टॉल होना जरूरी है, अपडेटेड होना जरूरी है। ये मैटर नहीं करता आपने किस कंपनी का डाला है, लेकिन होना बहुत जरूरी है। वो काफ़ी हद तक आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको इन थ्रेट से बचाते हैं। दूसरा, एक दो स्लाइड्स हैं उसमें, वो चीज़ें मैंने कवर कर दी आपकी, इसी पॉइंट से रिलेटेड हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन हैं चीज़ें वही, उसको हम साइबर हाइजीन से रिलेटेड बात करते हैं।
आप हमेशा जो अपने हाथ हैं वो रैंसमवेयर से धो करके रखिए, यानी कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना करें जो कि रैंसमवेयर आप तक पहुंचे। रैंसमवेयर तब नहीं पहुंचेगी जब आप अपने डिवाइस को नीट एंड क्लीन विद सिक्योरिटी रखेंगे। आप फेक वेबसाइट पर ना जाएं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, वही वेबसाइट्स आप विजिट करें जो कि वेबसाइट्स ऑथेंटिकेटेड हैं, जिनका ब्राउजर HTTPS से स्टार्ट होता है, यानी विद सिक्योरिटी HTTPS। ओके, तो HTTPS से जो स्टार्ट हो वो वेबसाइट्स ही यूज करें। जो फेक वेबसाइट्स हैं उनको यूज ना करें। आप स्पैम से हमेशा बच के रहें, चाहे मेल हो चाहे आपके व्हाट्सएप मैसेज हो। मेलवेयर से बच के रहें। आप एंटीवायरस जब इंस्टॉल करके रखेंगे तो मेलवेयर आपका इंस्टॉल होने से पहले भी पूछेगा आपकी पॉपअप विंडो दे करके कि ये चीज़ ठीक नहीं है, क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या आप इसको स्पैम करना चाहते हैं। तो यदि ये वार्निंग आप इग्नोर करते हैं तो आपका एंटीवायरस या इंटरनेट सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपको सचेत करेगा, आपको विजिलेंट करेगा, आपको वार्निंग देगा कि उसको आप इग्नोर करते हैं तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पर फिर दोबारा से एग्जीक्यूट होंगी सर। आई थिंक आपकी क्वेरी का सर मैंने प्रॉपर आंसर दिया होगा, आंसर मिल गया होगा आपको। जितेंद्र सर। हेलो हेलो। हाँ जी जितेंद्र जी बताइए प्लीज। हाँ, ऑडिबल आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हम डालते हैं तो कई बार वो हमारे फाइल्स को भी डिलीट कर देता है, ऐसा या हो सकता है वो उसमें वायरस इन्फेक्टेड हो उस वजह से करता हो, या जो n नंबर ऑफ रीजन आर देयर। तो उस चीज से कैसे, उसके लिए कुछ है मतलब कि इट शुड नॉट बी अफेक्ट आवर यूजर क्रिएटेड फाइल्स एंड ओनली प्रोटेक्ट टू द आउटर वर्ल्ड ओनली? आप ये कह रहे हैं कि द पर्टिकुलर एंटीवायरस और द इंटरनेट सिक्योरिटी software you are installing and this software is deleting the files on already हाँ, हमारे available काम in की your फाइल्स को डिलीट कर देता है इन इन जब हम उसके क्यूरिंग के लिए जब वो ऑन करते हैं तो यस, अच्छा इन प्रोसेस दे डिलीट आवर फाइल्स आल्सो। ओके ओके ओके, ये जितेंद्र जी का क्वेश्चन है, चंदन जी का क्वेश्चन है ये मेरा जितेंद्र सर। ओके ओके। देखिए सर, इसमें है क्या, या तो आपकी वो फाइल जो डिलीट हुई वो फाइल ऑलरेडी वायरस इन्फेक्टेड है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यदि वो फाइल डिलीट होती है, मुझे नहीं लगता कि फाइल डिलीट करता है। फाइल डिलीट तब होती है सर जो वो रियली में इन्फेक्टेड है। अदरवाइज एंटीवायरस, जो प्रॉपर एंटीवायरस है या इंटरनेट सिक्योरिटी का जो एप्लीकेशन है, वो हमेशा क्या करता है, आपके कंप्यूटर को, आपके डिवाइस को क्या करता है, फाइलों को रिपेयर करता है। कभी भी आप देखिएगा, यदि उसको लगता है कि वो फाइल इन्फेक्टेड है, वो रिपेयर नहीं हो सकती, तब जाके वो उन फाइलों को डिलीट करता है। क्योंकि इंटरनेट के जितने भी सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन हैं, वो क्या है, आजकल कमर्शलाइज है, यानी कि मतलब वो पेमेंट देकर के आप उनको परचेज कर रहे हैं। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव फीडबैक मिले। आई एम राइट और रॉन्ग? तो वो क्या हाँ, है, ओके फॉर नॉर्मल फाइल्स, बट जैसे प्रोग्राम्स कोडिंग्स वगैरह होते हैं, दे टेक एज अ, जो थोड़ा टेक्निकल एंड पे है उनके लिए ज्यादा वो दे एक्ट एज अ वायरस, दे ट्रीटेड एज अ मतलब थ्रेटन नहीं आवर सर, ओन। फिर मैं उसके लिए क्या आपको गाइड करूंगा। आप यदि आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग की या कोडिंग की ऐसी कोई फाइल है, जस्ट डू वन थिंग, उन फाइलों को आप एक जगह समअप करिए एंड विन जिप दीज फाइल्स बाय यूजिंग अ WinRAR। यदि WinRAR फाइल होगी, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आपसे पूछेगा इंटरनेट सिक्योरिटी वाला कि क्या मैं इसको डिलीट कर दूं। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट इंस्टेंस में वो उस कोडिंग को सोचता होगा कि वो कोडिंग जो है आपकी वायरस है या वो गलत है, इसलिए वो डिलीट कर देता है। जब उसके ऊपर एक अलग मास्क आ जाएगा ये फाइल का, तो उसको डिलीट नहीं करेगा। If you are sure that these files are the genuine, these files are not the virus, in that case you can WinZip or the WinRAR these files. At that time, whenever the internet security when scan these files, वो क्या करेगा, फिर वो WinZip को स्कैन करेगा, तो WinZip की मास्किंग की वजह से वो फाइल डिलीट नहीं होगी। ओके सर? ओके सर, थैंक यू। बात नहीं ठीक, बात समाचार दीदी समझ गया। दीदी का जाना ही है ना। बताइए अमित जी, कोई डाउट है आपका? अमित कुमार दीवानगंज जी।
नो हेलो सर, नो सर, नो। हाँ आराधना जी बताइए मैडम। बताइए सर, मैडम। जैसे कोई हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं, वो पर्टिकुलर कोई वेबसाइट को भी ब्लॉक कर देता है, मतलब ओपन होने नहीं देता। तो हर वेबसाइट तो मतलब ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं होता, बट क्या क्राइटेरिया होता होगा कि वो ब्लॉक कर देता है पर्टिकुलर वेबसाइट को? ऐसा क्या क्राइटेरिया डालते होंगे उस पर्टिकुलर एंटीवायरस में? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो क्या क्राइटेरिया यूज करता है कि जो गलत वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है? यस सर, यस सर। ओके, देखिए मैडम, जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं या इंटरनेट सिक्योरिटी इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि वो अपने एंटीवायरस जो भी कंपनी है बाटा इंडस्ट्री, वो कंपनी अपने एक्सटेंशंस यूज करती है। अपने एक्सटेंशंस मीन्स उनके अपने सिक्योरिटी फीचर्स। चाहे आप साइट जेन्युइन खोलें, चाहे वो अनजेन्युइन हो, चाहे वो सेमी जेन्युइन हो, यानी बीच वाली साइट है ना, कुछ हर साइट तो खराब नहीं है। तो वो क्या करता है, जो एक्सटेंशंस डेवलप किए होते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी ने या एंटी वायरस कंपनी ने, उन एक्सटेंशन का काम ही ये होता है कि जो वेबसाइट्स गलत हैं, अब गलत कौन सी होंगी? सबसे पहले तो वो सभी वेबसाइट्स जो कि HTTPS से स्टार्ट हो रही हैं आज के टाइम पर, वो सभी वेबसाइट्स जो हैं वो जेन्युइन वेबसाइट्स काउंट होती हैं। दूसरी, जो वेबसाइट का डोमेन है, जो जिसको डोमेन नेम बोलते हैं, वो डोमेन नेम भी काफ़ी इसमें पार्ट प्ले करता है। ये बेसिकली क्या है, फिल्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके अपने कह सकते हैं हम जो एक्सटेंशन का मल्टीपल, इसके अंदर एक कोडिंग कही है, बहुत चीज़ें हैं, वो फिल्टर बना कर रखती हैं कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स का पूरा बंच है, ये बाहर वाली वेबसाइट्स हैं उनका जंक है, ये जो फ्री डोमेन वाले हैं उनका जंक है, ये आपके जो US की वेबसाइट्स हैं उनका जंक है, इनका सर्वर वहाँ पर है। तो इसको पूरा एक पूरे प्लान तरीके से जो है ना क्रमबद्ध किया जाता है, तब जाकर के वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है उनका सॉफ्टवेयर कि हाँ ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपकी सही नहीं है। और उसके लिए वो ब्लॉक नहीं करता, उसके लिए वो क्या करेगा, पहले आपको वार्निंग देगा कि हाँ इससे आपको कोई पोटेंशियल थ्रेट मिल सकती है, ये गलत है, क्या आप इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए इच्छुक हैं? आप जाएंगे एडवांस में, उसमें कंटिन्यू करेंगे, वो वेबसाइट भी आपकी खुल जाएगी। मैंने पहले भी कहा था जितेंद्र जी को कि इसमें जो भी मशीन है वो आपको वार्निंग की फॉर्म पे, वार्निंग की शेप में आपको चीज़ें नोटिफिकेशन इशू करती है। यदि आप मशीन को बोलते हैं, कंप्यूटर को बोलते हैं कि भाई आप आगे गो थ्रू हो जाइए, हम कॉन्फिडेंट है ये चीज़ सही है, तो वो आप उसको यस करेंगे तो आगे हो जाएगा। सेम आप देखेंगे जब नई विंडो में आज के टाइम पर जो विंडोज़ 11 या 10 आ रही है आपकी, आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो विंडो को लगता है, माइक्रोसॉफ्ट को लगता है, हम अभी एंटीवायरस की बात ही नहीं कर रहे, जो माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि हाँ ये जो एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी, यानी माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, और ये किसी तरह से विंडो को हानि पहुंचा सकता है, तो वो उसमें भी पॉपअप विंडो खोल के देता है छोटी सी बीच में, कि कहता है कि भाई क्या इसको इंस्टॉल करना है, यस या नो। इसके लिए भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर का कंसेंट चाहिए, तो आप उसको यस करते हैं तब जा करके वो उस पर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो ये एक आज के टाइम पर नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वो चीज़ें आपसे कंसेंट ले रहा है, चाहे वो एंटीवायरस है, चाहे वो विंडोज़ है। ओके, तो उसके बाद में ही वो आपसे इंस्टॉल करने के लिए बोलता है। सेम एप्लीकेशन ही आपका एंटीवायरस का यूज होता है इंटरनेट सिक्योरिटी का लिए। ठीक है जी, राइट मैडम। आराधना मैडम। यस सर, यस सर। ओके, प्लीज रेटिंग अभी आपकी पेंडिंग है सभी की चैट बॉक्स में। यदि कोई डाउट ना हो तो हम सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। आप प्लीज 1 से लेकर के 5 तक सेशन के बारे में भी थोड़ा सा लिख दें तो और अच्छा रहेगा। नहीं नहीं सर, ग्रेट। अरे आई थिंक इट्स योर ऑल ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ को उसमें नहीं लेते हैं, सब चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव वे मिली जाती हैं। और आप लोगों की जो प्रेज हैं, आप लोगों की जो
मोटिवेशंस हैं वही हमारे जो है काम आती हैं। क्योंकि यदि ग्रेट मैम, ग्रेट, थैंक यू। निकिता मैडम का भी आ गया है, अमित कुमार दीवान जी का भी, अनिल कुमार सोनी साहब का भी, राजपूत साहब का भी, चंदन साहब का भी, जितेंद्र साहब का भी, आई थिंक सभी का इंक्लूडेड है। आई होप सभी ने ये सेशन जो है किया होगा। फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माई सेल्फ अमित गर्ग, LTTC सेंटर गाजियाबाद। थैंक्स वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. Thank you, sir.